अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगले सेशन के साथ फिर हाज़िर हूँ मैं आपके सामने। हमारा जो कल लास्ट हमने जो बात ख़त्म की थी वो सर सैयद अहमद ख़ान का ज़िक्र चल रहा था और उनके मैंने कुछ आपको मज़हबी ख़यालात से आगाह किया था। उसके अलावा क्या उनकी कोशिशें, काविशें रहीं तालीम के हवाले से, वो मैंने आपके सामने किसी हद तक ज़िक्र की थी। यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा-सा जानना या वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हमारा जो कोर्स होता है वो बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों के साथ खड़ा होता है उसी को हमने ज़्यादा फ़ोकस करना होता है। तो हमारे सामने ज़्यादातर जो पेपर वग़ैरह में सवालात आते हैं वो ये आता है कि सर सैयद की तालीमी कोशिशें या अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी, अलीगढ़ तहरीक क्या थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो उन्होंने क़याम अमल में लाया उसके हवाले से ज़्यादा तफ़सीली बातचीत आती है। मज़हबी एंगल उनका बहुत ही कम डिस्कस होता है या नहीं किया जाता है। ये मैं इसलिए सिर्फ़ ज़िक्र करता हूँ ताकि आपके सामने तारीख़ के पहलू सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तारीख़ का पहलू वो आपके सामने नहीं होगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि ये पाकिस्तान में जो इस किस्म के बाद में पाकिस्तान बनने के बाद जो मसाइल आए, उसकी वजूहात क्या थी, कि ये 2 अलग-अलग इतने मुख्तलिफ़ नौ ख़यालात के लोग कैसे थे। एक इंतहाई मज़हबी तबका है जो कि मस्जिद मदरसों से ताल्लुक़ रखता है और एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों का तबका है। तो इतना फ़र्क क्या था? तो उसके लिए मैंने वो आपके सामने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके सारी चीज़ें उसकी वजाहत की थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान का जो मैंने आपसे बता दिया था कि वो जो उनकी तालीमी कोशिशें थी वो जारी रहीं। साथ ही साथ मैंने आपसे लास्ट में ज़िक्र किया था कि वो सियासत के बड़े मुख़ालिफ़ हैं और उनकी ख़्वाहिश ये थी कि लोग सियासत की तरफ ना जाएँ। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा-सा और ज़्यादा वाज़ेह समझना ज़रूरी है। इससे पहले तारीख़ में यूरोप और बरतानिया की दुनिया पर इक़्तिदार में आ जाने के इससे पहले दुनिया में डेमोक्रेसी का कोई सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी कोई निज़ाम की सूरत में मौजूद नहीं था। सब जगह पे तकरीबन बादशाह थी, इस्लाम में खिलाफत थी, या आपके जैसे अगर छोटे पैमाने पे चले जाएँ तो रियासतों के वाली हुक्मरान होते थे। वो अपनी रियासत के ज़िम्मेदार होते थे, अगर कोई लड़ता था तो रियासत लड़ दी, उसके साथ मदद चाहिए या उन्होंने जो फ़ैसला रियासत के वाली ने कर दिया या गाँव के सरदार ने या वडेरे ने जागीरदार ने, तो इस तरह का एक दुनिया में पूरा निज़ाम था। ये पूरा का पूरा निज़ाम भी आके बरतानिया ने यहाँ से ख़त्म किया। और ज़ाहिर-सी बात है जब आप ख़त्म करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि कोई गैप में छोड़ दिया जाता है, उसको स्पेस में तो नहीं छोड़ा जाएगा ना कि आपने खाली छोड़ दिया। कोई दूसरा निज़ाम वहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लाके लॉन्च किया जाता है। तो उन्होंने जो अब डेमोक्रेसी का एक पूरा निज़ाम था, एक पूरा तरीक़ेकार था, वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली यहाँ पर वो भी सियासी तौर पे इंस्टॉल करना शुरू कर दिया था। अच्छा, उसका हमने पीछे ज़िक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ के अब उसका थोड़ा-सा मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा कि शुरू में उन्होंने आगाज़ में क्या किया। ये भी चीज़ें कोट लेकिन सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ताकि आपके सामने एक पिक्चर क्लियर है कि ये एक दिन ऐसा नहीं होता कि कल से उन्होंने कहा भाई इलेक्शन होंगे, लोगों ने कहा अच्छा मुझे भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं था दुनिया में कि यहाँ पे लग जैसे अब तो हमें नॉर्मल सी चीज़ लगती है ना कि 5 साल बाद, 3 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, सियासी जमातें हैं। ये सारी चीज़ें पहले मौजूद ही नहीं होती थी। सियासी जमात कोई चीज़ नहीं होती थी। मतलब जिसके पास ताकत आई, पावर है, उसने आके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया, या इलाके का सरदार है, उसकी लोग इज़्ज़त करते थे, वो अपने इलाके का सरदार रहा, उसके बाद उसने उसको नामज़द कर दिया, या मुझे बुरा लगा सरदार, मैंने जाके कत्ल कर दिया सरदार को और मैं सरदार की जगह बैठ गया, सरदार बन के मेरे पास ताकत थी। अगर आप में से जो लोग अर्तग़रल ड्रामा वग़ैरह देख रहे होंगे तो उनको ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही होंगी बहुत ज़्यादा कि पहले किस किस्म का दुनिया में निज़ाम राइज था। ये जो कुछ जहाँ यूरोप ने, बरतानिया ने और इन मगरबी अक़वाम ने हमें साइंस, टेक्नोलॉजी का इल्म दिया, तो वहाँ सोशल साइंसेज़ का भी इल्म दिया। जिस चीज़ को हम पाकिस्तान स्टडीज़ में देख रहे होते हैं, बयान कर होते हैं, ये बुनियादी तौर पे जिसको आप सोशल साइंसेज़ कहते हैं, या जो माशरत का जो इल्म होता है, जिसके अंदर माशरे की जो ज़रूरियात है, उसको भी तो पूरा करना है ना, सिर्फ़ साइंस तो हर चीज़ पूरी नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी, सियासत, ये सारी चीज़ें आपका कहीं न कहीं उसका लिंक बनता है। तो इसका भी ट्रेस करते हैं तो जाके ये यूरोप के साथ और फिर यूरोप से बहुत पहले जाके ये यूनान के साथ इसका सिलसिला शुरू होता है, लेकिन डिटेल में भी नहीं जाएँगे क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ़ बताने के लिए आपको बता रहा था, जिसको थोड़ा बहुत शौक होगा तो वो कहीं जाके देख सकता है। इस पूरे निज़ाम की बुनियाद जो है जब उन्होंने रख रहे थे तो साथ ही साथ पैरेलल जो है वो उनकी भी तब्दीलियाँ थी। जिस तरह से मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वहाँ ईसाइयत और बादशाहत दोनों साथ-साथ चलती थी। जब ईसाइयत खुशी को तो बादशाहत का भी सत्यानाश हो गया। अब जो उनकी मलका आखिरी रह गई है वो बेचारी मतलब सिवाय टाइम पास करने के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं करती हैं। तो उनके बाकी जो अभी हेनरी और मेरे ख़्याल में दूसरी जिसकी शादी हुई थी मैग्ना की, तो वो तो उन्होंने अपनी बादशाहत ही छोड़ के वो चलो भाग गए। उन्होंने कहा हमें अमेरिका या कनाडा सेटल हो गए। तो उन्होंने कहा अब हमें वो प्रोटोकॉल्स भी नहीं चाहिए जो बादशाहत के होते हैं, वो हम उससे ज़िंदगी हम आज़ादी की ज़िंदगी चाहते हैं। हम ये कैदो-बंद वाली जो बादशाहत का एक पूरा महल का सिलसिला होता है, हम उससे आज़ादी चाहते हैं, तो वो भी भाग गए छोड़-छाड़ के अपना बादशाहत ही छोड़ दी उन्होंने। तो ये निज़ाम अब दुनिया में नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है बादशाहत सिर्फ़ सऊदी अरब वगैरह में कहीं रह गई है। ईरान के अंदर फिर उसका खात्मा 79 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, तो वहाँ पर उसका भी खात्मा हो गया।
तो चंद इलाकों, चंद जगहों पर रह गई है। कुछ और भी छोटे-छोटे इलाकों जैसे जापान के अंदर भी किसी हद तक बादशाहत का थोड़ा बहुत सिलसिला है और छोटी-छोटी जगहों पर है। लेकिन ये कि वो भी मॉडर्न सिस्टम को ही किसी न किसी हद तक फ़ॉलो करते हैं। बेशक वहाँ, लेकिन सऊदी अरब वगैरह के अंदर आज भी बादशाहत का एक पूरा सिलसिला मौजूद है, जहाँ पर आप देखते हैं कि कितने मसाइल होते हैं, शहज़ादे-शहज़ादियों के आपस की लड़ाई-झगड़े, ये इस किस्म का एक दुनिया को निज़ाम था। ये एक दूसरा बिल्कुल नया निज़ाम आ रहा था, जो कि बरतानिया लेकर आ रहा था अपने साथ। जब इन्होंने, मैं आपसे बार-बार ज़िक्र करता जा रहा हूँ कि जब ये रियासतों पे कब्ज़ा करते जा रहे थे, आपका सियासी माशी निज़ाम कमज़ोर करते जा रहे थे, तो लोगों की तरफ से भी तो इनको फीडबैक चाहिए होता है ना। मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब आपको पता हो सकता है कल गुस्से में आके मार दे आगे। ये ऐसा नहीं करते थे। ये एक समझदार चालाक लोग थे हमेशा से अंग्रेज़। उनको पता था कि इलाकों को किस तरह कंट्रोल में रखना है। तो ये मकामी सतह के जो अफ़राद होते थे ना, उनके साथ भी आपस में लिंक रखते थे और उसको जो आसान अल्फाज में उन्होंने भी यूनियंस का ही नाम दिया हुआ था। जिस तरह आप यूनियन काउंसिल का कहते हैं ना, आप सुनते रहते होंगे कि ग्राउंड सतह के ऊपर आप काम करें, ग्राउंड तक जो है वो ताकत को मुंतकिल किया जाए, ग्राउंड लेवल तक उतारा जाए। तो ये वो अंग्रेज़ का पैदा करदा निज़ाम है। पहले, इससे पहले ग्राउंड की सतह पे कोई नहीं था। तो बादशाह ने कह दिया, उन लोगों ने मान लिया, सरदार ने कह दिया, लोगों ने सुन लिया। आज भी जो गाँव देहात के लोग हैं वो इस बातों को बआसानी से समझ सकते हैं। वडेरे ने कहा, जागीरदार ने कहा, जो कहा वो एक्सेप्ट है। पहले ये नहीं कि नीचे से पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए, सर आप बताएँ, आप भी कुछ। तो हर कोई जो आपने देखा हो ना, वो टीवी पे जो एंकर माइक लेके निकल जाता है, जिसके मुँह में जो आता है वो बोलना शुरू हो जाता है। ऐसे कोई पूछोगा तो बोलेगा कि उसको मुँह में ज़बान तो है ना, वो खामोश तो रहेगा नहीं। पहले पूछा नहीं जाता था, मतलब एक निज़ाम नाफ़िज़ हो गया, हो गया। इन्होंने ये सिलसिला भी जारी रखा कि लोगों से फीडबैक भी लेते रहते थे कि हालात कंट्रोल में। उसके लिए इन्होंने ये सिलसिला रखा था कि वो जो मकामी अफ़राद होते थे, जो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते थे, ताउन करते थे, सरदार हो, वडेरा, जागीरदार, रियासत का वाली, बड़े पैमाने पे रियासत का वली तक चले जाएँ, तो उसको ही ये ज़िम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप हमारी तरफ से जगह के नुमाइंदे हैं। हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, आपको कोई लड़ाई-झगड़ा हो गया तो हम बचाएँगे भी। जो भी मसले-मसाइल होंगे उसको हम फिर फेस करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने ग्राउंड की सतह पे छोटा-छोटा निज़ाम कायम रखा हुआ था। यूनियंस की सतह पे आप कह लें, टाउन की सतह कह लें, उसको जो भी आप इस किस्म के उन्होंने उसको छोटे-छोटे से नाम दिए और उसपे वो मतलब उसका नुमाइंदा कोई चुना नहीं जाता था, जैसे कि जाके गाँव में वोटिंग कराई कि भाई आप बताओ किसको चुने? नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा चाहिए, तो सरदार ही मार देगा उनको। जो भी सरदार है, वडेरा है, जो भी बड़ा है इलाके का जो भी है, उसी को वहाँ का ज़िम्मेदार लगा दिया गया। अब वो जो है वो लोगों को अपने तौर पे जो भी उसको हिदायत मिलती थी या जैसे मामला तो उसको लेके चलता रहता था। यहाँ से अब जब ये जो मैं 1857 और ये सारा पूरा सियासी निज़ाम ही लपेट दिया उन्होंने, तो उसके बाद एक ऐसी नस्ल भी तैयार हो चुकी थी जो कि उनके निज़ाम को समझती भी थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो सारी चीज़ें वो पढ़ भी चुकी थी या जा रही थी। यूनिवर्सिटियों तक तो शायद उस तरह नहीं लोग पहुँचे थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक बीए, ग्रेजुएशन तक की तालीम मिल जाती थी। अंग्रेज़ी जानना शुरू हो गए थे, कुछ उनमें से बाहर जाना शुरू हुए थे, जिनको अंग्रेज़ी घुमाने के लिए बाहर-वाहर का चक्कर लगा के ले आया था, लंदन की हवा लग गई थी किसी को। तो वो समझने लग गए थे कि एक अलग निज़ाम की हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि जो कि यहाँ पर भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में उनका काम बहुत अरसे से जारी था और जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बादशाहत का तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, बादशाह उधर मर भी गया, मैंने आपसे ज़िक्र किया। फिर उसके बाद जो मस्जिद मदरसों का स्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया, जहाँ पर हिंदू हुक्मरान ताकतवर थे, उन सबका खात्मा हो गया। सिखों की ताकत का, राजपूतों की, जिसके पास जो-जो ताकत थी, उस सबका जब इन्होंने खात्मा कर दिया, तो अब इन्होंने बड़े पैमाने पर सियासी जमातों को फ़ॉर्म करने का फ़ैसला किया। ये वो पहला वक़्त था कि जब पहली दफ़ा बरसग़ीर में सियासत लफ़्ज़ इंट्रोड्यूस हो रहा था कि भाई जो कुछ हम ये करते हैं इक़्तिदार में जाने के लिए, ये बुनियादी तौर पे सियासत है। इससे पहले इस लफ़्ज़ को सियासत नहीं कहा जाता था कि आपने किसी की गर्दन काट दी या किसी को मार दिया। जैसे हमारे मुसलमानों में आप खिलाफ़त का ख़ात्मा हो तो दूसरी खिलाफ़त आ गई। जैसे अब आज के हमारे सोचा जाता है ना कि वो बैठ के सियासतें करते थे और दूसरे का इक़्तिदार कैसे ख़त्म करना है। तो अब हम क्योंकि जदीद रियासती सियासती निज़ाम के अंदर है, तो हमें लगता है कि वो भी वही सियासत करते थे। उसका नाम कुछ भी हो सकता होगा। सियासत जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। उसका कभी तारीख़ में कोई हवाला कहीं से नहीं मिलता है। ये सिर्फ़ बताते हैं कि ये एक यूनानी तरीका है कि यूनान के अंदर किस तरह की डेमोक्रेसी है, जो अफ़लातून का एक नज़रिया था कि वो उस नज़रियात की बुनियाद के ऊपर कि ये जो रिपब्लिक का जो तसव्वुर है, रिपब्लिक का जो तसव्वुर है वो देते हैं कि जिसमें अवाम की हुकूमत होती है। रिपब्लिक जिसके अंदर कहते हैं ना कि अवाम की हुकूमत। यहाँ पर अवाम की मर्ज़ी चलती है। तो आपके यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस्लाम के अंदर भी है, हिंदुओं ने कहा हमारे अंदर भी है। हर किसी ने जब मार पड़ती तो यही होता है कि जब मार खाने के बाद आप घर जाके बताते हो कि हाँ यार हमारे पास भी जमहूरियत है। आपके पास ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, ना हिंदुओं के पास था, ना दीगर कौमियतों के पास था। ये सिर्फ़ एक यूरोप का ख़ास था जो कि वो यहाँ पर लाके इंस्टॉल कर रहा था। ज़ाहिर-सी बात है इंस्टॉल करने के लिए जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं वही काम करेंगे। अफ़राद आपको मकामी तौर पे मिल गए थे, जो कि बड़ी तादाद में हिंदू जमात के साथ ताल्लुक़ थे, मुसलमान भी थे।
लेकिन सर सैयद अहमद खान और मुसलमानों का ख्याल ये था कि हमें किसी ऐसी जमात का हिस्सा नहीं बनना है कि जो हिंदू और मुसलमानों की बैकवक्त एक ही जमात। और मैं उसका जिक्र आपसे कर चुका हूँ कि 1867 में हिंदू उर्दू तनाज़े ने इस बात को सबके सामने वादे करके रख दिया था, और पहले के हालात भी इस चीज़ को सामने रखे हुए थे। तो ऐसे हालात में कांग्रेस के क़याम का फैसला किया गया। उसको अंग्रेज़ की आशीर्वाद हासिल थी मुकम्मल तौर पे। उर्दू साहब जो एक अंग्रेज़ी थे और एक पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने उसके बानी थे। फिर उसके बाद उसके सदर पहले बने, वो डब्ल्यू सी बनर्जी उनका नाम था, वो साहब बने। तो इस तरह से एक सियासी जमात का फॉर्म किया गया, जिसको बताया गया। अब आप इसको थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को समझिएगा कि किस तरह से, कि पहले तो आपको मसला था, आप गए बादशाह के दरबार में गए, वज़ीर से कहा, वज़ीर ने जो भी कहा, पैसे-वैसे लिया, कोई तावीज़ वो क्या होता है अशर्फ़ी-वशर्फ़ी ली, जो भी करता होगा उस टाइम पे रिश्वत का सिलसिला होता होगा, नहीं भी होता होगा, या बादशाह कहीं गुज़र रहा है, उसके हाथी के नीचे आ गया, बादशाह सलामत मेरी बात सुन लें। हाथी तो रोका जा सकता है ना, आजकल की मर्सिडीज़ नहीं रुकती है, जैसे प्रोटोकॉल में निकलती है, हाथी के नीचे आ जाए तो रुक जाता होगा। तो हाथी के सामने चले गए, जो भी करते होंगे जाके अपना मसला बयान करते हैं। मैंने कहा भाई अब ये तरीक़ाकार ख़त्म, वो पंचायतें, वो जिरगे, वो सिरगे, वो सब खत्म। अगर अब आपके मसले हैं, कोई आपको इश्यूज़ हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको अपने इलाकों में कुछ काम करना है, आपको कुछ और फैसिलिटीज़ चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम पे गटर लाइनें तो नहीं बिछी हुई थी ना कि आप जाकर रोना शुरू कर दो यूनियन काउंसिल में कि भाई हमारी गटर लाइन खराब हो गई, पानी नहीं आ रहा, बिजली का मसला है। ये मसले तो नहीं थे, ज़ाहिर-सी बात है। स्कूल में दीवार गिर गई है, इसके सब के भी मसले नहीं थे, स्कूल भी नहीं थे। सब चीज़ें डेवलप हो रही थी, कुछ भी मौजूद नहीं है, सब डेवलप होना है और होगा। तो जो-जो आपके बुनियादी मसाइल थे, बुनियादी मसाइल नौकरी थे। उस टाइम पे जो सबसे बड़ा लोगों के सामने मसला पैदा कर दिया गया था, वो नौकरी था, क्योंकि आपसे सब कुछ छीन लिया गया है। और अब आप जब भूखे मरोगे तो भाई रोज़गार तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने आपको बताया कि भाई देखो अब तरीक़ाकार ये होगा, तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें जो भी मसला है, तुम्हारा एक ग्रुप है, वफ़्द है, तुम्हारे एक लोगों की तादाद है, बड़ी अक्सरियत है, तुम में से तुम लोग अपने चंद लोगों को मुंतखब करो और वो लोग आके हमसे बताएँ, हमें आके बताएँ, वाइसराय जो होगा हिंदुस्तान का, जो भी मलिका बरतानिया के तहत यहाँ पर हुक्मरान होगा। तो इससे पहले तो कंपनी थी, लेकिन कंपनी का इक़्तिदार 1857 में ख़त्म हो रहा है, हो चुका है। तो अब जो वहाँ से वाइसराय जिसको नामज़द किया जाता था, वो इस मलिका बरतानिया तक आपके मामलात पहुँचाएगा, फिर वो जो फ़ैसला करेंगे, वो फ़ैसला आपके लिए हो जाएगा। कबूल किया तो है, कबूल नहीं किया तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ये आपकी प्रैक्टिस करवाई गई। अच्छा, प्रैक्टिस कराने के साथ-साथ आपको तालीम भी वही दी गई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालीम दी गई, जदीद मॉडर्न दिमाग। तो अब आपके दिमाग में ये बात भी बैठनी शुरू हुई, हाँ यार, ये तरीक़ाकार तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये थोड़ी है कि हर बंदा मुँह उठा के जाए और अपना हक माँगना शुरू कर दे। तो अब क्या करें? उन्होंने कहा, "भई ये तरीक़ाकार होगा कि उसके लिए आपको एक सियासी जमात बनानी होगी। सियासी जमात मुतालबात रखेगी और हम उसको मंज़ूर या मुस्तरद किया करेंगे।" अभी तो लोगों को ज़ाहिर-सी बात है, आप एक आज तक कभी चीज़ की ही नहीं है, तो आप कैसे समझाएँगे? मतलब मुश्किल काम है ना कि आप लोगों के दिमागों में वो बात डालें कि भाई ये काम करना है, तो आप तैयार नहीं होंगे ज़हनी तौर पे। ख़ैर, अच्छे खासे जो लोग पढ़ लिख गए थे, जो हिंदुओं से क्या कहते हैं, हिंदू जमात हिंदू सियासी छोटे-छोटे जो इदारे बने हुए थे, उनके साथ उनका वास्ता था। तो उन्होंने फिर इस तरह से बाकायदा इस सियासी जमात की बुनियाद रखी और उसके अंदर 2-3 मुसलमान भी शरीक हुए। सर सैयद अहमद खान और मुसलमानों ने उसका मुकम्मल तौर पे बायकॉट किया कांग्रेस का, और उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदुओं की जमात है, हिंदू इसमें अक्सरियत में है, मुसलमान इसमें अक़लियत में है। जब आप मुतालबात सामने पेश करोगे, तो वो हमारे मुतालबात यानी कि मुसलमानों के मुतालबात रिजेक्ट हो जाएँगे और हिंदुओं के मुतालबात एक्सेप्ट कर लिए जाएँगे, या कांग्रेस के मुतालबात। अब यहाँ से मैं लफ्ज़ ज़्यादातर कांग्रेस इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल रहेंगे मुस्तकिल वक़्तों के अंदर। लेकिन वो एक उसके ऊपर हिंदू छाप थी, इसलिए सर सैयद अहमद खान ने उसकी बड़ी शदीद मुखालफत की। और उन्होंने कहा भाई हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे, और जो बाकी मस्जिद मदरसे का तबका है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो तो पहले ही बाहर बैठा हुआ है। तो जो मॉडर्निस्ट तबका भी था आपका, जो जदीद तालीम ले भी रहा था, जो सर सैयद के साथ कनेक्शन में भी था, उसने भी उस पूरे सिलसिले का बायकॉट रखा और सियासी जमात का हिस्सा नहीं बना। लेकिन हुआ क्या? अब जब सियासी जमात बन गई, अब उनको ज़ाहिर-सी बात है, जब आपने बनवाई है तो आप उसी को नवाज़ोगे भी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एहतजाज करके अपना कोई हक ले लूँ। तो एहतजाज तो होता ही नहीं था पहले, बल्कि दुनिया में एहतजाज का कोई नामो-निशान नहीं था। एहतजाज ये होता था कि अगर मुझे आप बुरे लगे तो मैंने आपको मार दिया जाके, या मुझे आप मैं बुरा लग रहा हूँ, आपने तो मुझे मार दिया, तो एहतजाज खत्म हो गया। तो एहतजाज का भी सिलसिला इन्होंने बताया कि भई देखो, अगर तुम्हारी कोई बात ना मानी जाएगी तो तुम्हें एहतजाज करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इन्होंने ही हमें बताया कि एहतजाज भी क्या होता है। इससे पहले एहतजाज का भी कोई सिलसिला दुनिया के अंदर नहीं होता था। पूरी इंसानी तारीख़ में कहीं आपको एहतजाज नहीं मिलेगा कि लोगों ने कहा अच्छा हमें मार दिया है, ओहो! हमारा हक खा लिया, चलो भाई बैनर बनाओ, चलो भाई पोस्टर लिखो, सब लेके खड़े हो जाओ।
मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सिकंदर आजम ने आधी दुनिया फतह कर ली, सारे लोगों को मार दिया जाके, तो लोगों ने उसके खिलाफ बैनर लेके खड़े हो जाते थे। तो सिकंदर आजम ना मंजूर, सिकंदर आजम मुर्दाबाद, ऐसे कोई नारे नहीं लगते थे। सिकंदर आजम से या तो लड़ लो, तो या फिर मार खा के सरेंडर कर दो। या वो अशोका ने अगर पूरा हिंदुस्तान फतह किया, तो लोगों ने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे बैनर लेके खड़े हो गए। या अकबर बादशाह आता रहा, या क्या कहते हैं महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के 17 हमले करके सोमनाथ का मंदिर तबाह कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, तो हिंदुओं ने मुजाहरे शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता था भाई। ये भी एक मॉडर्न फिनोमेना था जो कि जमहूरियत के साथ ही चलता है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो कुछ आज हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, ये सिर्फ 150-200 साल का डेवलपमेंट है। 200 साल की तकरीबन, 200 से, हाँ तकरीबन, आप 200 साल से भी कम टाइम है इसके अंदर पूरी डेवलपमेंट हुई है। तो इस किस्म का एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने सियासी जमात का क़यामा बनवाया गया। लेकिन उन्होंने ये किया कि जब सियासी जमात बनवाई थी, तो ज़ाहिर-सी बात है सियासी जमात को नवाज़ना भी था। अब सियासी जमात अपने मुतालबात रखती और उसकी अखबार में खबर पब्लिश होती कि भाई कांग्रेस ने ये मुतालबा किया कि हमें इतने फ़ीसद नौकरियाँ इस इलाके में दी जाए, और उनको वो नौकरियाँ मिल जाती। और उसके लिए शर्त जो है वो अंग्रेज़ी और ये होगा। अच्छी बात है, फिर नौकरियों पे वो आके बैठ गए और वो खुशहाल होना शुरू हो गए। अब आप क्या करेंगे? अब आप रोएँगे बैठ के, फिर परेशान होंगे कि अब क्या करें, क्या करें? तो नौजवानों में कुछ नौजवानों को शख्सियत से इस हवाले से मुखालफत भी शुरू हुई, जो कि जदीद तालीम याफ्ता ही थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, सियासत से अगर दूर रहना तो बड़ा मसला हो जाएगा, हमें सियासत में छलांग लगानी चाहिए। लेकिन सर सैयद अहमद खान उसके मुखालिफ है, और मुसलमानों को भी कोई आगे से उसकी लाइन नहीं थी। ऐसी बात है, क्योंकि वो सियासी जमात जो कांग्रेस ने बना के दी थी, बनवाई थी, वो अंग्रेज़ के आशीर्वाद से बनी थी। अभी आपको आसरा कराया जाता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप एक बंदे को दें, कुछ नवाज़ना शुरू करते हैं, तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली समझता है ना, यार देखो अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो मुझे भी मिल जाएगा। बच्चे भी इस किस्म की हरकतें करते हैं कि अगर अम्मा-अब्बा को खुश रखें तो हमें भी मिल जाएगा। तो वो वाले जो एक फीलिंग आ रही थी ना कि छोटा बहन-भाई देख रहे होते हैं कि अच्छा, बड़ा ने ये किया तो उसके साथ ये हुआ था, अगर मैं भी करूँगा तो ये हो जाएगा। वही वाली कैफ़ियत थी आपके साथ। आप अक़लियत में थे, वो अक्सरियत में थे। वो आपसे बहुत पहले सारी चीज़ों के साथ कनेक्शन कर चुके थे। तो उनके पास जहाँ मुख्तलिफ दीगर मसाइल थे, लेकिन वो अंग्रेज़ के निज़ाम के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर गए थे, जुड़ चुके थे बआसानी। तो उन्होंने आपको पीछे भी रखना था किसी न किसी हद तक, ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि भाई सियासी जमात के ज़रिए ही सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो खन्नास था, और खन्नास ये था कि हम तो मार के छीन लेंगे। और आपके जो मौलवी हज़रात थे उस टाइम पर, उलमा जो थे, वो बार-बार यही कह रहे थे, कहने लगे ये तो वक़्ती है, ये तो अभी जैसे पहले भी हम पर बुराइयाँ आती रही हैं, कभी तातारियों का हमला हो गया, कभी चंगेज़ खान ने कभी मारा, याकूब खान ने मारा, ये आ गया, वो आ गया। इसी तरह का एक मसला है, ये चला जाएगा, थोड़ा से बाद हम मार के दोबारा इक़्तिदार पे कब्ज़ा करेंगे, और हमारी खिलाफत तो वैसे तुर्की में भी कायम है, और आहिस्ता-आहिस्ता हम दोबारा सारी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसीलिए उस दिमाग से भी आपको निकालना था। तो इसलिए उन्होंने आपको इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई कि आप कुछ ऐसी-वैसी जमात बनाएँ, लेकिन आपके यहाँ ये ख़्याल पैदा हो गया। ख़ैर, तसलियत की कोशिशें, काविशें जारी रहीं। उन्होंने अपने स्कूल का, फिर कॉलेज का क़याम एमए कॉलेज में नाम से लेकर किया। मोहम्मडन एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज का उन्होंने जो क़याम अमल में लाया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, सर की अंग्रेज़ से मोहब्बत में कमी तो आ ही नहीं सकती थी, ज़ाहिर-सी बात है। आप को यकीनन है तो कि भाई इसका नाम मोहम्मडन क्यों है? हम सब मुसलमान हैं, हम तो मोहम्मद बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़बान पर है, हमें कोई परेशानी नहीं होती मोहम्मद। लेकिन आपको पता होगा कि अंग्रेज़ मोहम्मद नहीं बोल सकता था ना, तो उसका एक्सेंट का प्रॉब्लम था, वो मोहम्मद ही बोलता है, मोहम्मद उसके मुँह से निकलता है। तो मोहब्बत में आपने अंग्रेज़ की मोहब्बत में उसका नाम ही मोहम्मडन रखा, ताकि अंग्रेज़ को तकलीफ़ ना हो ना, उसकी ज़बान को तकलीफ़, अंग्रेज़ की ज़बान अंग्रेज़ की होती है। हाँ, हम काले लोग होते हैं, हमारी तो ज़बान भी काली होती है, तो इसलिए अंग्रेज़ को परेशानी ना हो, तो इसलिए हज़रत ने नाम भी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम पे रखा, ताकि अंग्रेज़ को भी अब पता चलता रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो ख़ैर, उनका कॉलेज का क़याम जो हुआ, उसके अंदर नौजवान नस्ल दाखिल होना शुरू हुआ, लोगों को उसके लिए कायल किया गया। सर सैयद अहमद ने बहुत कोशिशें की, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके चंदे इकट्ठे किए। उस तरह से उन्होंने अपने पूरे निज़ाम को, मुखालफत जो थी मैं आपको बता चुका हूँ उनकी, जिस तरह से जारी रही। दूसरी तरफ साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया था कि पैरेलल मज़हबी निज़ाम भी खड़ा हो चुका है। मदरसे खुल चुके हैं, पहली दफ़ा बरसग़ीर की तारीख़ में एक मॉडर्न स्टाइल के मदरसे, मॉडर्न स्टाइल से मुराद इससे पहले बाकायदा मदरसों का कोई ऐसा निज़ाम प्रॉपर, जिस तरह से जदीद निज़ाम आप देखते हैं, उस तरीके का नहीं होता था। क्योंकि वो बादशाहत के मातहत होते थे, और बादशाहत ये करती थी, एक ज़मीन वक़्फ़ कर दी बादशाह ने, उसके ऊपर उनको उगाओ, खाओ, जानवर पालो, जो करना है करो, अपने खर्चे पूरे करो, सारा सिलसिला ख़त्म। तुम्हारा हमारा मसला नहीं, सारी ज़मीन ही छीन लिया अब अंग्रेज़ ने, अब क्या करोगे भाई? तो अब आप जाओगे चंदों के ऊपर, ज़कात, सदक़ात के ऊपर, तो फिर उन्होंने अपने दीन के अंदर से रास्ता निकाला कि भई अगर हम ज़कात लें, सदक़ात लें, तो उसके ज़रिए फिर हम अपने मदरसे चलाएँगे। तो उसी वजह से आज तक जो है वो आपके मस्जिद मदरसे उन्हीं पैसों से या उन्हीं लोगों की मदद से चलते रहे हैं, क्योंकि उनको पता था अब रियासत और सरकार मदद नहीं करेगी, क्योंकि रियासत अब आपकी नहीं रही है। उससे पहले 1000 साल से रियासत आपकी होती थी। कोई भी हुक्मरान हो, उसके लिए ये मैटर नहीं, वो मज़हबी हो, ना हो, काहिल हो, जाहिल हो, जो भी हो,
लेकिन मस्जिद मदरसे को ज़मीन जो मिली वो उस पे काम करता रहता है। आप वक्फ लफ्ज़ सुनते हैं ना कि वक्फ कर दी गई है, वक्फ शुदा ज़मीन है मस्जिद मदरसे के लिए, तो ये वो बुनियादी तौर पर उसका कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल कर आता है। बाद में हमारी रियासतों ने उसको किसी हद तक एक्सेप्ट किया हुआ, लेकिन कब तक ये अल्लाह जानता है। खैर, तो ये वो इसका एक पीछे थोड़ा-सा सियासी बैकग्राउंड समझने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह से आपको उन्होंने सियासत के अंदर धकेलना शुरू किया। आप भी पॉलिटिक्स को समझना शुरू करें। आप भी सियासी तरीकों से, जमहूरी तरीकों से वोट लेकर लोगों की मर्ज़ी से इक़्तिदार पे आए। यानी कि मैं अवाम की सूरत में आपको वोट दूँ, तो आप मेरे नुमाइंदे होंगे। ये नहीं है कि आपके पास तलवार है और आपको गर्दन काटनी अच्छी आती है, तो आपने आके कब्ज़ा कर लिया। ये उन्होंने कहा नहीं भाई, अभी सिलसिला ख़त्म। हाँ, हम मारते रहेंगे, हम पूरा बादशाह लोग हैं, हम मारेंगे। तो हम तो मारते रहेंगे, लेकिन आपको मारने का भी इख्तियार नहीं होगा और आपके पास लड़ने की ताकत भी नहीं, कहाँ तलवारों से बंदूकों का मुकाबला करोगे। तो इसलिए आपका निज़ाम ख़त्म और उनका निज़ाम इंस्टॉल हो गया। खैर, ये सारा सिलसिला चलता रहा, सरसैयद की जो कोशिशें थी वो जारी रहीं और फिर आखिर 1889 के अंदर 1898 के अंदर जाते-जाते सर सैयद अहमद खान अब दुनिया से कूच कर गए। और सर सैयद अहमद खान का जब इंतकाल हुआ है, तो क्या कहते हैं, सर सैयद खान से के टाइम तक जो है वो उस टाइम तक कोई सियासी जमात मुसलमानों की मौजूद नहीं थी। लेकिन एक नौजवान नस्ल पूरी की पूरी 2 नस्लें एक तरह से तकरीबन, जो कि स्कूल और कॉलेज के साथ कनेक्शन हो चुका था, वो जो है वो सर सैयद अहमद खान के दौर में तैयार हो चुकी थी। और वो बाहर भी जाना शुरू हो गए थे उसके अंदर, जैसे कि आप बार-बार सुनते रहते हैं कि इसी पूरे अरसे के दौरान 1876 के अंदर आपको पता है कि क्या कहते हैं, उनकी पैदाइश होती है कायद-ए-आज़म की। और फिर उसके बाद 78 के अंदर 1878 के अंदर अल्लामा इकबाल की पैदाइश है। तो इस किस्म के जो बड़े-बड़े अफ़राद थे वो फिर आपके इस दौर में ही पैदा हो गए थे या होने शुरू हो गए थे। और ये वही तमाम अफ़राद थे कि जो जदीद तालीम हासिल कर रहे थे, स्कूल कॉलेज की या निज़ाम की तालीम हासिल कर रहे थे, जो कि अंग्रेज़ का निज़ाम था। तो जो आप बार-बार सुनते हैं ना कि वो उन्होंने मैट्रिक किया, फिर यहाँ से तालीम हासिल करी सिंध मदरसतुल इस्लाम, और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन रवाना हो गए। तो आला तालीम यही होती थी जो कि अंग्रेज़ उस टाइम पे देना और दिलवाना चाहता था, ताकि एक ऐसी नस्ल तैयार हो कि जो जिससे बात तो हो। मौलवी तो बात ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा हम तो आपकी सुन ही नहीं रहे, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा भाई एक ऐसी नस्ल तैयार करो जो हमसे बात तो करे कम से कम, सबको आगे पीछे अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो ये वो नस्ल तैयार हो रही थी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। खैर, सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो जाता है, इकबाल और जिन्ना इस दौर में पैदा हो चुके हैं, इनका तो खैर आगे से ज़िक्र आएगा, अभी उनका ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं हालात और वाक़यात के अंदर आप समझ सकते हैं बआसानी कि मुसलमान एक तरफ शदीद पसमानदा होते जा रहे हैं, रोज़गार ख़त्म, नौकरियाँ जा चुकी हैं, ज़मीनें जा चुकी हैं, रियासतें तबाह हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ मदरसों का पूरा स्ट्रक्चर है वो अपने आप को उसी हाल में खुश रखे हुए जिस हाल में वो पहले खुश थे। उन्होंने अपना जो तरीक़ेकार, ज़ाहिर-सी बात है, कोई कोई ऐसे खर्चे तो थे नहीं ना कि बिजली, पानी, इंटरनेट, तो मोबाइल की फीसें, खाने-पीने के, वो उनका सारा सिलसिला दोबारा से उन्होंने बहाल कर लिया और मदरसों की सूरत में रहे। अंग्रेज़ से वफ़ादारी का उन्होंने किसी हद तक ये कह दिया था कि भाई हम आपके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने दीन को जो पूरा महफूज़ करने का सिलसिला था कि दीनी तालीम महफूज़ रहे, कि लोग हुफ़ाज़ तैयार होते रहें, आलिम तैयार होते रहें, दीन का जो मुंतक़िली है वो जारी और सारी रहे, हम ये काम करते रहेंगे। और दूसरी तरफ वो जदीद बच्चे भी पैदा हो रहे थे कि जो कि स्कूल, कॉलेज, जिसमें सर सैयद अहमद खान के बाद इकबाल, जिन्ना और जो पूरी खेप है जो पाकिस्तान मूवमेंट को आगे लेके चलेगी, वो नस्ल भी इसी दौर में पैदा होती जा रही है या हो गई। तो ये दोनों पैरेलल निज़ाम चलते जा रहे हैं। इसमें मुसलमानों को मार पड़ती जा रही है, बेचारे पीछे हटते जा रहे हैं। अब मुसलमानों को भी इस चीज़ की तशवीश शुरू हो गई थी कि भाई अब हमारे पास भी कोई सियासी ताकत होनी चाहिए। क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है, वो तो मदरसे वाले तो बाहर बैठे हुए हैं, जो ये पढ़ लिख के आ रहे थे, जो बाहर से पढ़-पढ़ के आते जा रहे थे या जदीद तालीम ले रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई उनको सब कुछ क्यों मिलता है? क्योंकि उनके पास सियासी जमात है। हम पढ़ भी लिए, हमने बीए भी किया है, हमने बीकॉम भी किया है, हम एमए भी कर लिया है, हमने बाहर से एलएलबी की डिग्री भी लेकर आ गए लंदन, अमेरिका तो नहीं, लंदन से डिग्री लेकर आ गए। अब हमें क्या करना है? तो उन्होंने कहा भाई अब कुछ नौजवान या कुछ जो रियासतों के बादशाह हैं, उनके साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे थे, तो उनको भी अंग्रेज़ ने लाइन करानी शुरू की, भाई आप भी सियासी जमात बनाओ। आप भी सियासी जमात बनाओ तो आपके साथ आसानी का मामला हो जाएगा। तो इस पर फिर मुस्लिम लीग का जो क़याम अमल में आना था वो सिलसिला शुरू। तो मुसलमान नौजवान जो ग्रोह जमा होते जा रहे थे मुख्तलिफ, तो उन्होंने फिर इस हवाले से सोचना शुरू किया कि अब हमें किसी सियासी जमात पर बुनियाद रखनी है। अच्छा, इसी पूरे क्या कहते हैं, ये जो आपकी पूरी 19वीं सदी थी, इसका इसमें इख्तिताम हो जाता है और 20वीं सदी का आगाज़ हो जाता है कि 1901 के अंदर से आप अगर उसको स्टार्ट कर लेते हैं 1900, तो अब इस सदी के अंदर और तेज़ी से बहुत डेवलपमेंट होनी है और आपको पता है कि यही 1947 में जाके आपके तकरीबन 50 साल बाद पाकिस्तान ने बनना है। तो इस पूरे अरसे के दौरान जो मेरे ख़्याल में सर सैयद के हवाले से मैं ये सारी जो चीज़ें थी वो मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। अगर कोई चीज़ और थोड़ी-सी दिमाग में आ गई तो फिर मैं आगे कहीं ज़िक्र आगे तो कर दूँगा, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि सर सैयद का मज़हबी और उनका
जो है वो तालीमी काम जो था उसमें क्या-क्या फ़र्क था, और उन्होंने बुनियादी तौर पे जिस चीज़ को फ़ोकस किया हुआ था उसमें, वो आपका तालीमी और उनका पूरा निज़ाम था कि जो अलीगढ़ मूवमेंट कहलाती है, वो उनकी मज़हबी तालीमात को हटाकर उनकी तमाम की तमाम एजुकेशनल मूवमेंट के, जिसके अंदर साइंटिफिक सोसाइटियाँ हो, रिसाले निकालना हो, तहज़ीबुल अखलाक हो या असबाब बगावत हिंद, जो भी सारे उनके काम थे, वो सारे के सारे उसी नौइयत के साथ कनेक्शन था। तो उसके बाद फिर मुसलमानों के पास नौजवान नस्ल तैयार हो रही थी जो कि जदीद तालीम याफ्ता थी। अंग्रेज़ की भी अब ख्वाहिश ये थी कि अब मुसलमानों की कोई सियासी जमात भी हो जाए, किसी न किसी तरह इनके पास भी कोई सियासी जमात का कोई कॉन्सेप्ट निकल कर आए। सियासी जमात बनाने के हवाले से बातचीत चलती रहती थी, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं होता था। मुसलमानों के लोग ग्रोह जमा होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज़ाहिर-सी बात है रियासतें मौजूद थी, रियासतों के हुक्मरान सपोर्ट करते थे। जैसे कि मिसाल के तौर पे हैदराबाद की रियासत है, बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत मालदार रियासत थी। उनके यहाँ या ढाका, बंगाल और ढाका जिनको आप क्या कहते हैं वो बंगाल के जो हुक्मरान थे, वो और दीगर इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ-जहाँ मुसलमानों के पास ताकत मौजूद थी, तो वो जो थे वो इस पूरे सिलसिले को लेके लीड करते थे और वो नौजवानों को जमा करते थे, उनके इजलास होते थे और इस हवाले से बातचीत होती रहती थी कि भाई आइंदा मुस्तकबिल में क्या किया जाए। इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया जिसने मुसलमानों को और ज़्यादा इस चीज़ पर मजबूर कर दिया कि अब आपको अपनी सियासी जमात बना लेनी है। वो ये हुआ कि 1905 का सन याद रखिएगा आप लोग। 1905 के अंदर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था, वो ये था कि बंगाल का, मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि बंगाल का एक इलाका मशरिकी जहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और उत्तर मगरबी बंगाल, जहाँ पर क्या कहते हैं हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी। एक मशरिकी बंगाल है और एक मगरबी बंगाल है। तो इन दोनों बंगाल के साथ इश्यूज़ ये था कि आबादी बहुत थी, बहुत बड़ी आबादी थी, बहुत मसाइल वाली आबादी थी, और आपस में इनके इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा थे। एक तरफ हिंदू हैं, दूसरी तरफ मुसलमान। तो मुसलमानों का मुतालबा ये था कि भाई इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप अलहदा कर दें, तोड़ दें। बंगाल इतना बड़ा खित्ता है, आप इसको तोड़ दें, जो मुसलमान है वहाँ पर वो मुसलमान हो, यहाँ पर हिंदू हो वहाँ पर हिंदू हो। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जब वो आपस में मिला के देखते थे और फिर जब आबादी का तनासुब निकलता था तो हिंदू आबादी में ज़्यादा हो जाते थे। फिर जब नौकरियों का मामला आता था तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में होते थे, तो उनको नौकरियाँ मिल जाती थी। और उस टाइम पे कांग्रेस सियासी जमात के तौर पर भी मौजूद थी, 25 साल से ज़्यादा होने वाला है उसको, 25 साल 30 साल होने वाला है। तो वो अपने मुतालबात मनवा लेती। मुसलमानों के पास ना सियासी जमात थी, ना इतनी ताकत पावर में होते थे, पढ़े लिखे भी उस ज़माने से नहीं होते थे। तो रिज़ल्ट ये होता था कि नफ़रतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, हंगामे शुरू हो जाते थे। तो मुसलमानों ने जो वाइसराय था उससे दरख्वास्त की कि भाई आप इसको जो है वो तोड़ दें और इसको अलग कर दिया जाए। तो वाइसराय के पास जो है मुसलमानों का जो वफ़्द मुलाकात के लिए गया, उन्होंने जाके मुतालबा रखा। तो अंग्रेज़ भी एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत परेशान रहता था, क्योंकि हर वक़्त की लड़ाइयों से वैसे ही तो उसको अपनी फ़ौज का इस्तेमाल करना है। जब आप मुस्तकिल टेंशन में हैं तो किस तरह से रियासत के मामलात को आगे लेके चलेंगे। तो उन्होंने ये किया कि 1905 में बिलाखिर बंगाल की तक़सीम का फ़ैसला कर दिया और बंगाल को तक़सीम कर दिया। ऐसी बात है, बंगाल की तक़सीम कोई मामूली काम नहीं था। मुसलमानों ने तो वो खुशियाँ मनाई हैं, बकरे डलने शुरू हो गए, लो भाई हमारा तो मुतालबा पूरा हो गया। दूसरी तरफ हिंदुओं ने शदीद रिएक्शन दिया इसके ऊपर, और उन्होंने तो अंग्रेज़ों की तमाम चीज़ों का बायकॉट शुरू किया। अंग्रेज़ों की तालीम का बायकॉट शुरू किया, अंग्रेज़ों का जो बाहर से सामान आता था, जो कपड़ा, खाना-पीना जो चीज़ें वो लेकर आना शुरू कर दिया, उसका बायकॉट शुरू कर दिया गया। उसके अलावा अंग्रेज़ों पर हमले शुरू हो गए हिंदुओं की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने बड़ा टफ टाइम देना शुरू किया, और ये हुआ कि उन्होंने एहतजाज हर जगह, बायकॉट हर जगह, इस किस्म की जलाओ-घराओ के मामला शुरू हो गए। अब मुसलमानों को बड़ी और तशवीश हुई। उन्होंने कहा कि ये तो हमें कहते थे कि हम तो कांग्रेस जो है वो तो हिंदू और मुसलमानों दोनों की जमात है, और जब ज़रा सा हमें फ़ायदा हासिल होना शुरू हुआ नौकरियों का, और जब कुछ हासिल होना शुरू हुआ तो इन्होंने हम पर हमले शुरू कर दिए, हमें मार रहे हैं और अंग्रेज़ पर भी दबाव डाल रहे हैं कि इनका ये मुतालबा वापस लिया जाए। इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों को यकीन हो गया कि अब हम अगर नई सियासी जमात ना बनाएँ तो हम ख़त्म हो गए, और ये हमें जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, अक़लियत को ख़तरा यही होता है कि अक्सरियत उसको ख़त्म कर देगी। क्योंकि अक्सरियत ये होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, उसके पास इतनी मेजॉरिटी होती है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस बुनियाद पर 1906 में फिर ढाका के अंदर जो मुस्लिम लीग का एक इजलास हुआ, जिसका इजलास हो रहा था, जिसके इख्तिताम पर ये फैसला हुआ कि अब जो है वो एक सियासी जमात का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसका नाम मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं, जो वाइसराय थे उनसे भी मुलाकात हुई, वाइसराय ने उनको हरी झंडी दिखाई, क्योंकि वो भी ये चाहते थे। अच्छा, अब ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी-सी टेक्निकल समझनी है। वो भी ये चाहते थे कि कोई सियासी जमात बन जाए। उसकी क्या वजह थी?
क्योंकि अंग्रेज का पूरा निज़ाम सियासी जमातों के ही ज़रिए चलता है, ताकि इसको इससे और उसको उससे लड़ा के दिखाते रहें और इक़्तिदार पे वो लोग बैठ के मज़े करते रहें। जिस तरह आपके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट करती है आज कि आप सियासी जमातें लड़ें, एक दूसरे के बखी उधेड़ दो, मतलब जितने जिस पे जो इल्ज़ाम जो आज सियासी जमात आए ताकत में, उसका वो दूसरे वाले का इतना भट्टा बिठा सकता है बिठा दे। तो ये है वो, हम गुलाम है, ज़ाहिर-सी बात है। तो हम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल बाद भी वही कर रहे हैं, कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। जितने आपके अफ़लातून जितने भी टीवी पर होते हैं, वो यही उसी गुलामी के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे ज़रदारी हो, चाहे भुट्टो की सियासत हो, चाहे इससे पहले मज़हबी सियासी जमातों की सियासत हो, या कि वो आपके इमरान खान साहब की सियासत हो। वो इस्टेब्लिशमेंट वही है जो कि बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट होती थी कभी, अब वो आपके चंद और इदारों के हाथ में, जिसके तरफ फ़ौज है या दीगर और इदारे होते हैं, वो मिलके आपकी सिस्टम के गेम बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। खैर, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि एक दूसरी क़ुव्वत अगर खड़ी हो जाएगी मुसलमानों की सूरत में, तो हम आसानी से हिंदुओं को काउंटर करेंगे। उनको बोलेंगे देखो, अगर हमने इनको ये दिया तो फिर तुम्हारे साथ ये होगा, तुमने उनको दिया तो इनके साथ ये होगा। ये जो बच्चों को करते हैं बेवकूफ़ बनाने वाले जो सिलसिला होता है, इस तरीके से आपको उन्होंने एक सियासी जमात का गो अहेड दिया कि ठीक है भाई, जाओ तुम लोग भी सियासी जमात बनाओ। तो मुसलमानों ने उनके बिहाफ़ पर सर आगा खान की सूरत में जाके मुलाकात करी और जो है वो आपने एक सियासी जमात, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, आपने सियासी जमात का क़याम अमल में लिया। सियासी जमात का क़याम अमल में लाने के बाद एक अहम इशू ये था कि अब मुसलमानों को और हिंदुओं को ये पता था कि जैसे हर कुछ अरसे बाद जैसे आप देखते हैं ना कि बजट आते हैं या कुछ सियासी तौर पर तब्दीलियाँ आती हैं, तो अब जो था इन सबको ये बताया गया था कि 1909 में एक बहुत बड़ा सियासी इस्लाहाती पैकेज आ रहा है, जो कि बरे-सग़ीर के हवाले से होगा, क्योंकि बरे-सग़ीर के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी और इस्लाहाती पैकेज वो 1857 से पहले भी ला रहे थे। मुख्तलिफ़ वक़्तों में मुख्तलिफ़ अपनी जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते थे, वो बरतानिया से आती थी और इम्प्लीमेंट जैसे 1857 के बाद तो अब तो तमाम पॉलिसी आपकी बरतानिया से आ रही थी। तो अब वो जो उसमें पॉलिसी में तब्दीली होती थी ना, तो उसके लिए ऐलान होता था भाई ये पॉलिसी आने वाली है। तो आप इस हवाले से अपनी-अपनी तजावीज़ात जमा कराएँ, भाई आप क्या क्या चाहते क्या हैं? आपकी क्या ख्वाहिश है? आप भी बताएँ भाई कांग्रेस हाँ, तुम भी बताओ बेटा, तुम भी बताओ। पुराने बच्चों से पूछा जाता है ना, हाँ, सबसे पूछ के करना उन्होंने वही होता है जो उन्होंने सोचा हुआ होता है। लेकिन आपको ये शो कराया जाता है जैसे कि आपकी भी मर्ज़ी उसमें किसी न किसी हद तक शामिल है। अच्छा, वो आपकी मर्ज़ी नहीं होती है, वो भी आपको बताया गया होता है कि अच्छा अगर तुम ये मुतालबा रखोगे ना, तो ये मुतालबा हम तुम्हारा मंज़ूर करवा देंगे। तो इस तरह से सियासी जमातों को बेवकूफ़ बनाकर, या बेवकूफ़ नहीं, यानी कि एक तरीक़ाकार, एक पूरा डेमोक्रेसी का तरीक़ाकार है, उसी तरीके से चलती है कि आपके मुँह में वो बात डाली जाती है और उसके बाद वो आपसे, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे टीवी, जो लड़के-लड़कियाँ देखते होंगे आप में से, उनको पता होगा 18वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, मतलब ऐसा लगता है जैसे 18वीं तरमीम इनको वही आती है। मतलब एक रियासत का एक एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम होता है, जो चाह रहा होता है कि सूबे खुद मुख्तार हो जाए, तो वो किसी सियासी जमात से वो काम करवाता है और उसके बाद उसको ये बताया जाता है इसका क्रेडिट भाई पीपल्स पार्टी के पास है, क्योंकि इन्होंने 18वीं तरमीम मंजूर कराई थी। भाई रियासत चाहती थी कि सूबे खुद मुख्तार हों, तो आपके ज़रिए वो काम कराया जाएगा। उसके लिए मुखालफत खड़ी करी जाएगी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस पे नेगोशिएशन होगी और आप हो जाकर 18वीं तरमीम मान लोगे। फिर जब उसको ख़त्म कराना होगा, तो रियासत चाहती होगी कि 18वीं तरमीम ख़त्म हो, तो एक सियासी और नई जमात आ जाएगी इमरान खान की सूरत में। तो आगे बोलेंगे हम 18वीं तरमीम का खात्मा चाहते हैं, फिर उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, फिर उसमें ले-दे करके मामला तय कर लिया जाएगा। ये डेमोक्रेसी का तरीक़ाकार है, इसके अलावा इसके अंदर कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है कि आप इससे कोई शदीद मुतासिर होते फिरेंगे, कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देते हैं। ये जो तयशुदा चीज़ होती है उसको लेके आगे खैर, मुसलमानों के मुतालबात के लिए उनको बता दिया गया था कि भैया एक इस्लाहाती पैकेज आने वाला है 1909 में, जो कि अब आइंदा के बर्र-ए-सग़ीर के मुस्तक़बिल के हवाले से फैसला करेगा। मुसलमानों ने जाके उनसे मुलाकातें शुरू करी और अपने मुतालबात रखने शुरू किए। मुसलमानों ने उसमें आगाज़ में सिर्फ़ अपने 2 बुनियादी मुतालबात रखे। 2 बुनियादी मुतालबात के अंदर एक तो ये था कि अब जो था उनको बार-बार ये बताया जा रहा था कि अब जो आइंदा मुस्तक़बिल जो होगा, वो इलेक्शन होगा, यानी कि उसके अंदर इंतख़ाब का एक सिलसिला होगा। पहले तो मैंने आपसे बता दिया कि इंतख़ाब कैसे होता था और इंतख़ाब में पहले आम लोगों को वोट डालने की इजाज़त दी थी। आम लोगों को बहुत अरसे बाद जाके पहली दफ़ा 1946 के अंदर जाके तकरीबन वोट डालने की इजाज़त मिली थी। उससे पहले वो भी 46 में भी बहुत किसी हद तक ही था, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान बनने से कुछ अर्से पहले, 1 साल पहले तक आम अफ़राद वोट नहीं डालते थे। वोट कौन डालता था? ज़मींदार, जागीरदार, उसके बाद जब पढ़े-लिखे हो गए, जिसने बीए किया हुआ है, जिसके पास कोई जायदाद है, जिसके पास कोई ज़मीन है, जिसके पास कोई मालियत है, वो वोट डालने का हकदार होता था। जिसको आप यानी कि जिसके पास कोई सेंस है, अकल है, मतलब आज की तरह नहीं कि 18-19 साल के बच्चों को वोट डालने छोड़ दिया तो उन्होंने इमरान खान हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। इस किस्म के मामलात नहीं होते थे। जिसके पास कोई अकल, शऊर, कोई ताकत, पावर है, वो वोट डालता था, इसके अलावा कोई नहीं। तो वोट डालने से मुराद ये होती थी कि वो बंदे मुंतखब करता था, लेकिन ज़्यादातर वो मुंतखब क्या होता था, मुंतखब शुदा ही लोगों को मुंतखब करवा लिया जाता था। तो इस हवाले से मुसलमानों को ये होता था कि भई जब हमारे इलाके हैं, वहाँ पर मुसलमानों को आप इक़्तिदार में लाएँ।
और मुसलमान वहाँ पर ज़िम्मेदार हो, और जो हिंदू इलाके हैं वहाँ का आए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो मुसलमानों ने बुनियादी तौर पे 2 मुतालबात रखे थे जो अंग्रेज़ के सामने, जो कि लॉर्ड मिंटो जो थे उस टाइम पे वाइसराय थे 1909 में। और उनके सामने उन्होंने मुतालबा रखा कि भाई हमारे 2 मुतालबात हैं। एक, हम चाहते हैं जुदागाना इंतखाबात, जुदागाना सेपरेट इलेक्शन जो होता है ना, सेपरेट इलेक्शन से मुराद ये होती थी कि मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। यानी कि हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस किसी मुसलमान को खड़ा करे और सारे मुसलमान उसको वोट दे दें और उससे कांग्रेस जीत जाए। आप यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा टेक्निकल समझिएगा कि हिंदू और मुसलमान तफरीक कैसे आगे बढ़ती हुई महसूस होगी आपको यहाँ से, जो कि इससे पहले नहीं है। पहले मैंने आपसे बार-बार ज़िक्र किया कि 1857 में बादशाहत बचाने के लिए हिंदू लड़ रहे हैं, सिख लड़ रहे हैं, राजपूत लड़ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? आप मुदालबात क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों की सियासी जमात है, और तो मुसलमान जो है वो सियासी जमात का हिस्सा जो है, तो मुसलमान फिर मुसलमान को वोट देगा, हिंदू को वोट नहीं देगा। और हिंदुओं को जो वोट देना, तो हिंदू अलग-अलग अपना वोट बंदा खड़ा करें, उसको वोट देंगे। मुसलमान उसको वोट देने के लिए ना तो पाबंद होंगे, ना उन पर पाबंदी होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आती होगी, यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा उनका एक इशू ये था कि हमें वेटेज की बुनियाद पे, मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे जगह फ़राहम की जाए, नौकरियाँ दी जाएँ। ये चीज़ थोड़ी-सी टेक्निकली इसको भी समझ लेंगे तो आसानी से आपके समझ में आएगा, वेटेज से क्या मुराद होती है बुनियादी तौर पर। अब हम तो थे अक़लियत में, हिंदू थे अक्सरियत में, लेकिन कुछ चीज़ों में हम ज़्यादा आगे थे, वो हमसे पीछे थे। मिसाल के तौर पे तालीम में तो वो आगे निकल गए, लेकिन फ़ौज में सबसे बड़ा किरदार हमारा था, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह उन्होंने फ़ौज हायर की थी, कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे की थी। इसको भी थोड़ा-सा आप समझ लेंगे तो आपको अभी भी पाकिस्तान के और भारत के हालात सारे समझ आ जाएँगे। फ़ौज उन इलाकों के अंदर तैनात उन जगहों से हासिल की गई थी कि जो लंबे-चौड़े हों, ज़रा सीने चौड़े हों, 6-6 साढ़े 6-6 फुट की हाइट हो, जिनकी टाँग सर तक जाती हो। तो आपने वाघा बॉर्डर पे देखा, वो टाँगें उठाने का जो मुकाबला सर तक उठा के दिखाते हैं, दोनों तरफ से फ़ौजी हज़रात, तो वो यही हज़रात थे कि जिनको जो है वो अंग्रेज़ सरकार ने अपनी फ़ौज में तकरीबन 100 साल से भर्ती होना शुरू की थी। तो इनके ख़ानदान के ख़ानदान, गाँव के पूरे भर्ती होते थे अंग्रेज़ सरकार में, और यही जाके अंग्रेज़ की फ़ौज का हिस्सा बनते थे। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारा शहरी इलाका, जो दिल्ली का इलाके होंगे या जो बिल्कुल दरबार के अतराफ़ के, या जो कि आपका सेंट्रल इंडिया था, जो भी सारे इंडिया के जो लोग थे, जो जिसको आप शहरी इलाके कहते थे, वो तो हमारे, जिनको आप ख़ास तौर पे महाजर कह सकते हैं, या इंडिया के जो ख़ास टिपिकल लोग हैं, आप देखें, हमारे कद छोटे होते हैं, हम कोई चौड़े 36 सीने के नहीं होते हैं, 6-6 फुट की हाइटें नहीं होती हैं। तो हम तो छोटे-छोटे नीले-पीले टाइप के जो लोग होते हैं, ये लड़ भी नहीं सकते, इनमें ताकत भी नहीं होती लड़ने-पड़ने। तो ये उन इलाकों से फ़ौजों को जमा करते थे जो लंबे-चौड़े, जैसे कि आपके पठानों के इलाके हैं, लंबे-चौड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं। दूसरा आपके पंजाब के इलाकों, चाहे पंजाब हमारा हो, चाहे इंडिया की तरफ का, दोनों तरफ के सिख हज़रात होते थे, इनको फ़ौज के अंदर जगह दी जाती थी, लेकिन कम किसी हद तक, क्योंकि वो सुनते नहीं थे। अच्छा, वो जो इलाके अंग्रेज़ को टफ़ टाइम देते रहे, ये हमेशा याद रखिएगा, उनको फ़ौज में भी कम ही हिस्सा दिया। जो टफ़ टाइम देते रहे, ज़ाहिर-सी बात है, जो लड़ रहा होगा तो वो फ़ौज में तो आगे भर्ती नहीं होता था ना। ये अभी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी बात, कि जो हमारे जो जो आप कहते हैं ना कि भाई फ़ौज में पंजाब का हिस्सा ज़्यादा क्यों है, फ़ौज में पंजाबी हैं, या पंजाबी फ़ौज, इस किस्म की बातें आप लोग सुनते रहते हैं। उसके पीछे उसकी टेक्निकल वजूहात थी। टेक्निकल के अलावा ये कि उनके इलाकों के लोग नहीं लड़े, भाई पंजाब के लोग उस तरह से नहीं लड़े जिस तरह सिंध के लोग लड़े, जिस तरह बलूचिस्तान के लोग लड़े। सरहद में कुछ इलाकों में कबायली जो है वो अंग्रेज़ से लड़ते रहे, वो तो घुसते नहीं थे कबायली इलाकों में, तो कबायली इलाकों के साथ उनके मसले थे, जो इसी तरह हिंदुस्तान के साथ भी था। वो तमाम कौमें थे, जैसे सिख हैं, राजपूत हैं, बहुत बढ़िया, खैर बाद में तो आ गए थे, फ़ौज में हिस्सा बनते गए। लेकिन जो अंग्रेज़ से लड़ा था, वो फ़ौज का हिस्सा नहीं था। तो मुसलमानों के साथ भी ये मसला ये था कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी, वो फ़ौज का हिस्सा थी। तो पंजाब का हिस्सा था, ज़ाहिर-सी बात है, पंजाब का जो पूरे के पूरे गाँव फ़ौज के अंदर भर्ती होते थे अंग्रेज़ की। और इनकी वफ़ादारी इन्होंने साबित भी की हुई थी, जिसका रिज़ल्ट में जो है वो 1857 में भी इन्होंने अंग्रेज़ सरकार का साथ दिया था। उन इलाकों के लोगों ने, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब अंग्रेज़ को फ़ौज चाहिए थी, तो ये इलाके, तो ये जो आप जितने भी आजकल जो पंजाब के सियासतदान जिनको देखते हैं, जिसमें चाहे अब शाह महमूद कुरैशी और बड़े-बड़े नाम हैं, ये वही लोग थे कि जिन्होंने उस दौर में अंग्रेज़ की मदद की थी। तो जब ये जो जागीरें और जो सारी ज़मीनें छीनी जाती थी, कब्ज़ा की जाती थी अंग्रेज़ सरकार, तो फिर वो अपने उन्हीं वफ़ादार लोगों को देती थी, जो कि उन्होंने उस दौर में उनकी मदद की थी। वो किसी भी इलाके को, चाहे सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, या हमारे इंडिया के अंदर हो। इंडिया की तरफ हम क्यों नहीं जाते, हमें अपने पाकिस्तान में रहना होता है। तो ये वही तमाम अफ़राद थे कि जिनको उस दौर में ज़मीनें, जागीरें, जायदादें दी गई थी, कि अपने लोगों से जिन्होंने किसी न किसी हद तक, अगर आसान अल्फ़ाज़ में कहा जाए, तो गद्दारी की थी।
या उनके साथ नहीं दिया था, अपने लोगों का, और उसके मुकाबले में अंग्रेज सरकार का साथ दिया था। तो हमने जाके अपनी वफादारी नमक हलाली का सबूत ये देते हुए कहा कि भाई हम तो नमक हलाल हैं, हम तो फौज में इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, हमें हमारी खिदमात के एवज हमारा हिस्सा ज़्यादा किया जाए, जिसको आप वन थर्ड मेजोरिटी कहते हैं ना, कि वन थर्ड एक तिहाई हिस्सा जो है वो हमें दिया जाए। तो हम तो अकलियत में, अक्सरियत तो हम है नहीं, तो अगर आप हमें बंदों के तौर पर तोलेंगे तो हम तो कम निकलेंगे। तो अगर फर्ज करें अगर हमारे 100 लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो 10,000 पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के, जो यानी कि जो हिंदू या कांग्रेस की जो लोग नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे, हम जो हैं वो क्या होंगे, हम तो 100 होंगे, वो 10,000 होंगे। तो 10,000 कामयाब होंगे या 100 कामयाब होंगे? अगर 100 में से 5 कामयाब होंगे तो वहाँ 10,000 में से तो 1,000 कामयाब हो जाएंगे, तो हमारा तो हक मारा जाएगा। तो आपने मुतालबा ये किया कि भाई हमें जो है ना हमारे खिदमात के एवज हमारा हिस्सा दिया जाए, हमारी, इसको आप आसान अल्फाज में, अब जिन लोगों ने बाद में फिर कोटे की मुखालफत करी और उसकी बुनियाद पर यहाँ पर सिंधी और महाजिर लड़ाई शुरू करवाई गई, तो ये बुनियादी तौर पर आप मुस्लिम लीग आसान अल्फाज में जाके कोटा मांग रही थी कि आप हमारे लिए कोटा मुख्तस करें, आप हमें, हम तो नहीं जानते, हम तो पढ़े लिखे नहीं है भाई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो आता जाता कुछ भी नहीं है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं, हम तो उस लाइन पे आए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे, तो आप हमारा कोटा मुख्तस करें। बुनियादी तौर पे ये एक तरह से कोटे सिस्टम का डिमांड थी, आगाज़ था, जो कि आप मुसलमानों ने किया था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो सिंध पाकिस्तान कराची का जो मसला था, वो जो कोटा सिस्टम पे जो पूरी मुत्तहदा या सिंधियों की जो पीपल्स पार्टी की लड़ाई चलती थी, उस पीछे ड्रामे के आपको समझ में आएगा कि जब आप मुसलमान झुके, जाहिर बात है उस टाइम पे सिंधियों ने तो जाके, सिंध का भी हिस्सा था जाहिर मुस्लिम लीग में, लेकिन ये वो तमाम अफराद जो बाद में अपने आप को महाजिर कहते हैं, जो हम लोग अपने आप को महाजिर कहते हैं, हम ही लोग थे, ये हैदराबाद दक्कन के, बंगाल के, आगे पीछे तमाम इलाकों के, दिल्ली के, सब जगहों के, इन्होंने जाके ही कोटे की बात की थी, जो फिर बाद में सबसे ज़्यादा कोटे के मुखालिफ लोगों को मारते धाड़ते रहे, जो कुछ होता रहा वो एक अलग बहस है। खैर, तो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपके ये मुतालबात थे जिनका आपने जाकर वहाँ पर उनके सामने जिक्र किया, और यूँ फिर वो मुस्लिम लीग का जो ये 2 मुतालबात थे, ये आपने अगली जो इस्लाहात 1909 में पैकेज आना था उसके अंदर आपने दोनों मुतालबात पेश कर दिए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कांग्रेस की तरफ से उसकी शदीद मुखालफत थी, कांग्रेस ने उसकी बखियत जोड़ के रख दी, उन्होंने एहतजाज, मुज़ाहरे, हंगामे, हड़तालें, सारी चीज़ें बंद कराना, अंग्रेज़ों पे हमले शुरू कर दिए, इल्ला ये कि 1909 में मुसलमानों का इस एक मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया, जिसके अंदर उन्होंने वेटेज के मुतालबे को आपके जो है वो रिजेक्ट किया, और आपका एक मुतालबा सेपरेट इलेक्शन जो कहते हैं, जिसके अंदर मुसलमानों का जो है इलेक्शन जो होगा अलग होगा, उसको मुतालबे को मंजूर कर लिया गया। अब कांग्रेस के लिए ये एक और बहुत बड़ा सदमा था। मुसलमान एक तरफ तो वो बंगाल करा चुके थे 1905 में तकसीम, दूसरा ये कर दिया इन्होंने वाक़या, जिसके नतीजे में मुसलमानों को थोड़ा-सा एतमाद हासिल हुआ कि अब हम भी सियासी तौर पे कुछ कर सकते हैं। और ये तरीक़ाकार ये होता है कि भाई कुछ दोगे तो उनका भरोसा होगा ना सियासत के ऊपर, वरना तो फिर वो तलवारें लेकर आ जाएँगे लड़ने के लिए। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का तरीक़ाकार होता है कि कुछ दोगे तो फिर ये फँसेंगे, मतलब जाल में तभी तो आएँगे ना, मतलब ये भाग जाएँगे, वरना डरा दो के निकल गए तो फिर गए। तो इस तरह उन्होंने आपके एक मुतालबे को मंजूर कर लिया, और दूसरे मुतालबे को जो कि वेटेज का मुतालबा था, फिलहाल उसको रिजेक्ट कर दिया या मंजूर ना करने का आगे कहा कि आगे देखा जाएगा। इस पर कांग्रेस और मज़ीद बिखर गई और हिंदू जमातों के अंदर शदीद गुस्सा, तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए। इन तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में 1910 में, 1 साल बाद मिंटो जो कि वो थे आपके वाइसराय थे, वो अहमदाबाद तरफ से सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, तो उन पर जो है वो बम हमला हुआ। इत्तेफ़ाक से वो उस हमले में बच गए, लेकिन उनको इस चीज़ का शदीद खतरा लाहक हो गया कि भई ये मामला सही समझने वाले नहीं है। अब हमें इस हवाले से कोई न कोई नया फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तो बिल-आखिर कांग्रेस के शदीद प्रेशर में आके 1911 में 12 दिसंबर को एक दिल्ली दरबार लगता था। दिल्ली दरबार क्या था? दिल्ली दरबार ये था कि वो आप अपनी पुरानी याद ताज़ा करते थे, बादशाह मलिका साहिबा वहाँ से आती थी और जो है वो दरबार लगाया जाता था। हमारी जो मतलब जो दरबार का सिलसिला होता था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन दिल्ली का जो दरबारी सिलसिला था उसको उन्होंने, और मलिका बरतानिया को यहाँ पर आप जो है वो अपने वफ़ादारी का सबूत देते थे, सब जाके आदाब बजा लाते थे, सलाम करते थे और कहते थे हम आपके वफ़ादार रहेंगे मलिका बरतानिया के, और आप ही हैं, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। तो उस दिल्ली दरबार के मौके के ऊपर पहले तो उन्होंने कहा कि हम 1912 में करेंगे, लेकिन फिर मिंटो ने फौरी तौर पे इस चीज़ का फैसला किया कि दिल्ली दरबार में जब जॉर्ज जो क्या कहते हैं उस टाइम पे हुक्मरान थे, बादशाह जो थे, वो जब यहाँ आए हुए होंगे मलका और बादशाह, तो हम उनके सामने ही इस फैसले को मनसूख कर देंगे। तो बिल-आखिर 1911 में कांग्रेस के शदीद एहतजाज और मुजाहरों की बुनियाद पर 1911 में दिल्ली दरबार के मौके पर तक़सीम बंगाल की तनसीब कर दी। तनसीब करने का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि हिंदू सियासी जमातों के पास तो एक जश्न का समा था, और मुसलमानों के ऊपर एक
मौत तारी हो गई और एक पसमुर्दगी तारी हो गई और एक ऐसी बात है नाउमीदी, मायूसी हुई कि देखो हमारे सियासी जमात बनाई खुद भी सब कुछ किया हमने लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया और हमारा साथ ये स्थिति का सिलसिला। तो ये एक हालात थे 1911 तक के यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं रुकूँगा। इसके अगला जो सेशन होगा फिर उसके अंदर फिर हम आगे की जो सियासी डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो अब यहाँ पर एक काम आप लोगों को जो छोटा-सा करना है वो ये कि अब आप लोगों को टाइमलाइन ज़रूर याद रखनी है 1905 से लेके। 1905 से लेके जो-जो डेवलपमेंट हो गई 1905 में क्या हो रहा है, 1906 में मुस्लिम लीग, 1909 में मिंटो मॉर्ले, 1910 में हमला हो गया, 11 में तनसीब हो गई, आगे इस तरह से हमने आगे बढ़ना पढ़ना है ऊपर। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि ज़िक्र करनी है अगली किस्त के अंदर इंशाल्लाह जो अगली की सिलसिला शुरू होगा तो उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें ज़िक्र करूँगा। जो सवाल है वो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।